नमस्ते दोस्तों। आज का डेट है 14 मई 2024 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में, जिसमें पहला आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिया और नेपाल के बीच में रिलेशनशिप जो है लगातार खराब होती हुई दिख रही है, क्योंकि जब से नेपाल में जो है चुनाव हुआ है और एक नया सरकार का गठन हुआ नेपाल में, जब से जो है भारत और नेपाल का संबंध लगातार खराब होता दिख रहा है, जिसके बीच में जो है चाइना लगातार फायदा उठा रहा है। चाइना नेपाल को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रहा है। तो क्यों जो है, तो क्या कारण है कि भारत और नेपाल के संबंधों के बीच में लगातार गिरावट देखी जा रही है? जैसे सीमा मुद्दे हो गए, आंतरिक सुरक्षा हो गया, नेपाल का नया संविधान और उसके प्रतिकूल प्रभाव जो है भारत पे क्या पड़े हैं, ठीक है, शांति और मित्रता संबंधी जो संधि की गई है उसका क्या प्रतिकूल प्रभाव रहे हैं, और लगातार जो है नेपाल में चीन का बढ़ता वर्चस्व, जिससे कि भारत की सुरक्षा भी यहाँ पे प्रभावित हो रही है। तो हर एक पॉइंट को हम लोग विस्तार से इस आर्टिकल में पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है, मध्यस्थता के लिए परिवर्तनकारी दृष्टिकोण अपनाना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो इसी का सबसे पहले जो है मध्यस्थता अधिनियम 2023 को 15 सितंबर 2023 को भारत के राष्ट्रपति की सहमति के प्राप्त होने के बाद जो है भारत के राजपत्र में अधिसूचित की गई मध्यस्थता अधिनियम 2023। ठीक है, तो मेनली जो इस अधिनियम का उद्देश्य है सामुदायिक मध्यस्थता को प्रोत्साहित करना, ऑनलाइन मध्यस्थता को स्वीकार्य बनाना। ठीक है, उसके बाद लागत प्रभावी प्रक्रिया जो है, कॉस्ट इफेक्टिव प्रक्रिया जो है मध्यस्थता कराने में कम से कम पैसे लगे किसी भी नागरिक का, इसी के लिए जो है मध्यस्थता अधिनियम 2023 लाया गया है। तो इस आर्टिकल में हम लोग पढ़ लेंगे कि मध्यस्थता अधिनियम 2023 की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है। ठीक है, जैसे मध्यस्थता के माध्यम से जो विवाद हो रहे हैं उसका निपटारा कैसे किया जाएगा, मुकदमे पूर्व मध्यस्थता के क्या लाभ हैं, मध्यस्थता पूरा करने की समय अवधि क्या है, उसके बाद एडीआर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म होता क्या है। हर एक पॉइंट को हम लोग इस आर्टिकल में विस्तार से पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल है लिव इन रिलेशनशिप से संबंधित। ठीक है, लिव इन रिलेशनशिप पर कानूनी स्थिति क्या है, इस आर्टिकल में हम लोग इसको विस्तार से पढ़ लेंगे कि एक मुस्लिम महिला है, ठीक है, जिसने लिव इन रिलेशनशिप में अधिकारों का दावा किया। इसी के लिए जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्लियर कह दिया कि एक मुस्लिम लिव इन रिलेशनशिप में अधिकारों का दावा नहीं कर सकता जब उसका जीवन साथी जीवित है, ऑलरेडी वो विवाहित है, उसे तलाक भी नहीं हुआ है, फिर भी वो दूसरे पुरुष के साथ संबंध नहीं बना सकती है। उसी के लिए एक रिट दायर किया गया था। पूरा मामला क्या है, हर एक चीज को हम लोग इस आर्टिकल में विस्तार से पढ़ लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले जो है हम लोग इंडिया और नेपाल के बीच में जो रिलेशनशिप संबंध खराब होते जा रहे हैं उसको विस्तार से देख लेते हैं। नेपाल भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है। इसका भारत के संबंध बहुत ही पुराने समय से चलता आ रहा है और भारत और नेपाल के बीच में जो संबंध है वो रोटी बेटी का संबंध है। ठीक है, यहाँ मतलब कि भारत और नेपाल दोनों के परिवार एक दूसरे से विवाह संबंध भी स्थापित करते हैं, इसलिए इसे रोटी बेटी का संबंध करता है। उसके बाद दोनों देश के लोग जो है एक दूसरे के देश में अपने रोजगार प्राप्त करने के लिए भी जाते हैं। ठीक है, इसलिए जो है दोनों का संबंध बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और दोनों जो है पड़ोसी हैं और लगातार चीन का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है नेपाल में। चीन जो है लगातार नेपाल को आकर्षित कर रहा है, इसी कारण जो है भारत को सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी उत्पन्न हो गई है। तो भारत नेपाल संबंध के मुद्दे और हालिया गिरावट के मुख्य कारण क्या है, जैसे सीमा मुद्दे। तो नेपाल और भारत के बीच सीमा से संबंधित कुछ विवादास्पद मुद्दे हैं, जिसमें विवाद के दो प्रमुख क्षेत्र सुस्ता और काला पानी, नाम याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि अभी पीटी का समय है और कोई भी अगर लोकेशन न्यूज में आता है तो उसे जरूर ध्यान रखिएगा। तो सुस्ता और काला पानी भारत चीन नेपाल त्रिजंक्शन पर शामिल है। ठीक है, इससे संबंधित जो विवाद है उसके लिए ऑलरेडी जो है 2015 में केवल एक ही बैठक हुआ, लेकिन अभी भी समाधान सुनिश्चित नहीं हो सका है। उसके बाद आंतरिक सुरक्षा संबंधी क्या मामले हैं, तो भारत और नेपाल के बीच में खुली सीमा से अवैध प्रवास और मानव तस्करी होता है, जिससे भारतीय सुरक्षा को खतरा होता है। और भारत नेपाल सीमा का उपयोग जो है माओवादियों, आतंकवादियों और मादक पदार्थों के तस्कर के रूप में भी किया जाता है। नेपाल का नया संविधान और उसके क्या परिणाम रहे, तो नेपाल में 2015 में एक नया संविधान लागू था। इसने सत्तारूढ़ पहाड़ी जातियों को व्यापक राजनीतिक विशेषाधिकार दिए। ठीक है, जो पहाड़ी जनजाति थे उसको राजनीतिक विशेषाधिकार विशेष रूप से दिए गए और मधेसी सहित मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों के साथ भेदभाव किया। ठीक है,
जो मधेसी, ऐसा कहा जाता है नेपाल में कि जो मधेसी हैं वो मुख्य रूप से भारत के हैं, इसलिए जो है उनके साथ भेदभाव किया गया। ये जो 2015 में नेपाल में नया संविधान बनाया गया, इससे मधेसियों के लिए नागरिकता प्राप्त करना भी कठिन हो गया और यह मुद्दा भारत और नेपाल के बीच में एक विवादास्पद मुद्दे के रूप में हो रहा, जिससे कि भारत द्वारा गैस आपूर्ति, ईंधन आदि की रोक लगा दी गई, उसके सप्लाई को रोक दिया गया, जिससे कि आर्थिक नाकाबंदी के रूप में देखा गया। ठीक है, इसी में आगे कहा जाता है कि भारत लगातार जो है नेपाल के बड़े भाई का रवैया अपनाता है। नेपाल में व्यापक धारणा है कि भारत देश की संप्रभुता का सम्मान नहीं करता है। ठीक है, नेपाल के स्थानीय लोग कहते हैं कि भारत जो है वो नेपाल को ज्यादा वैल्यू नहीं देता, उसकी संप्रभुता, उसके संविधान को ज्यादा वैल्यू नहीं देता। वह अक्सर नेपाल के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करता है और माना जाता है कि भारत इस क्षेत्र में बड़े भाई की भूमिका निभाता है। शांति और मित्रता संबंधी संधि कब हुए? तो 1950 की भारत नेपाल संधि की नेपाली राजनीतिक अभिजात वर्ग द्वारा असमान के रूप में, मतलब कि जो संधि की गई थी 1950 में भारत और नेपाल के बीच में, वर्तमान के जो राजनीतिज्ञ हैं नेपाल में, उसे कहा जाता है एक अव्यवहारिक संधि जो है स्थापित की गई है भारत और नेपाल के बीच में। इसी के लिए जो है लगातार वहां के जो नेता हैं वो आलोचना करते हैं। तो संधि ने नेपाल को भारत को सूचित करने और तीसरे देशों से सैन्य हार्डवेयर की खरीद के लिए उसकी सहमति लेने के लिए बाध्य किया था। ठीक है, तो नेपाल जो है इस प्रावधान को बदलना चाहता है कि जो भी अगर सैन्य संबंधी उपकरण खरीदना चाहता है नेपाल, तो उसके लिए जो है भारत से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जो है यहाँ पे लगातार नेपाल में नेपाल के राजनीतिज्ञों द्वारा आलोचना की जाती है। ठीक है, तो नेपाल की चीन से बढ़ती निकटता, हाल के दिनों में नेपाल में चीन की उपस्थिति बढ़ी है, जिससे भारत की सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ गई है। चीन अगले कुछ वर्षों में तिब्बत रेलवे को सीमा पार काठमांडू तक विस्तारित करने की योजना बना रहा है। नेपाल ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर हस्ताक्षर कर दिया है। ठीक है, और पिछले साल चीन के साथ रूपरेखा समझौता भी स्थापित किया गया था। तो चीन स्थानीय हित समूहों को बढ़ावा देकर भारतीय हितों का मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है, जो नेपाल में चीन के हितों को आगे बढ़ा सकता है। ठीक है, देख सकते हैं कि किस तरह से चाइना जो है वो नेपाल को यूज कर रहा है भारत को काउंटर करने के लिए। ठीक है, भारत को नियंत्रित करने के लिए। उसके बाद विमुद्रीकरण, जो भारत में डिमोनेटाइजेशन हुआ था, उसके क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़े नेपाल पे? तो विमुद्रीकरण ने नेपाली नागरिकों को बुरी तरह से प्रभावित किया, क्योंकि जो इंडियन करेंसी था वो नेपाल में भी वैध करेंसी था। तो नेपाल ने बार बार अनुरोध किया कि भारत सरकार नेपाली नागरिकों और उसके केंद्रीय बैंकों द्वारा रखे गए उन नोटों के विनियमन की व्यवस्था करे। यहाँ पे भी इसके कारण भी विवाद उत्पन्न हुआ। ठीक है, अब देख लेते हैं कि कैसे आने वाले समय में हम भारत और नेपाल के संबंधों को मजबूत कर सकते हैं। जैसे व्यापार और आर्थिक क्षेत्र में, तो भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार और विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत है। इसके अलावा नेपाल अन्य देशों के साथ होने वाले लगभग पूरे व्यापार के लिए पारगमन प्रदान करता है और संबंधों को बेहतर बनाने के लिए व्यापार को और अधिक बढ़ाना होगा। ठीक है, उसके बाद जल संसाधन और ऊर्जा सहयोग, जल संसाधनों और जल विद्युत में सहयोग से संबंधित सभी द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 2008 में एक त्रिस्तरीय तंत्र स्थापित किया गया था। नेपाल में कई तेज बहने वाली नदियां हैं और इसका इलाका इसे जल विद्युत उत्पादन के लिए आदर्श बनाता है। इसलिए भारत को प्रेरित किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा जो है जल विद्युत से संबंधित उपकरण को वहां पे स्थापित किया जाए, जिससे कि हाल ही में 900 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना अरुणा शुरू की गई। ठीक है, जिससे कि भारत और नेपाल के संबंध बेहतर हो सके। रक्षा के क्षेत्र में क्या बात किया जा रहा है, तो भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट आंशिक रूप से नेपाल के पहाड़ी जिलों से भर्ती करके बनाई गई है और 1950 से भारत और नेपाल एक दूसरे के सेना प्रमुखों को जनरल की मानद रैंक से सम्मानित करते रहे और भारत को सहयोग के लिए नेपाल के साथ ये काम करना चाहिए, जिससे कि हमारा रक्षा क्षेत्र और ज्यादा मजबूत हो सके। उसके बाद बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी, तो भारत जमीनी स्तर पर बुनियादी ढांचे के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हुए नेपाल को विकास सहायता प्रदान करता है और हाल ही में रक्सौल काठमांडू रेलवे लाइन, ये याद रखिएगा, रक्सौल काठमांडू, ठीक है, पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है, जिससे कि दोनों देश अंतर्देशीय जलमार्ग कनेक्टिविटी पर भी ध्यान केंद्रित कर सके। तो इन सारे क्षेत्रों में अपने स्थिति को मजबूत कर भारत और नेपाल जो है अपने संबंधों को मजबूत कर सकते हैं। तो आगे का रास्ता में क्या कहा जाता है राइटर के द्वारा, भारत को सॉफ्ट पावर दिखाना चाहिए, जिससे कि चीन की हार्ड पावर का मुकाबला किया जा सके।
नेपाल में अपने पैठ को बनाने के चीन के प्रयास के विपरीत भारत को नेपाल के साथ अपने ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ सांस्कृतिक, धार्मिक और लोगों से लोगों पीपल टू पीपल रिलेशन पर जोर देना चाहिए। उसके बाद आंतरिक और बाहरी ताकतों द्वारा खुली सीमा के दुरुपयोग से दोनों देश प्रभावित हो रहे हैं, तो सीमा प्रबंधन और विनियमन की जिम्मेदारी दोनों पर निर्भर करती है। ठीक है, और भारत नेपाल संबंधों के लिए एक वैकल्पिक आख्यान प्रदान करना चाहिए जो लंबे समय से लोगों के बीच संबंधों और सांस्कृतिक जुड़ाव को ध्यान में रखे, और भारत को जल विद्युत सहयोग की क्षमता को फलीभूत फ्रूटफुल करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो विभिन्न धारणाओं के कारण बड़े पैमाने पर अप्रयुक्त है। अभी तक जो है इसका बहुत ही कम उपयोग हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार भारत को नेपाल के आंतरिक मामलों से दूर रहने की नीति बनाए रखनी चाहिए, और इस बीच दोस्ती की भावना में भारत को राष्ट्र को अधिक समावेशी बयान की ओर मार्गदर्शन करना चाहिए, और भारतीय सुरक्षा चिंताओं के रूप में भारतीय संदर्भ में अपनी विशाल रणनीतिक प्रासंगिकता के साथ अस्थिर और सुरक्षित नेपाल, यह एक ऐसी आवश्यकता है जिससे भारत नजरअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि नेपाल की सुरक्षा के साथ साथ भारत की भी सुरक्षा जो है वो समन्वित है। इसलिए जो है दोनों को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एकजुट होना चाहिए, अपने संबंधों को बेहतर करना चाहिए, और चीन जो है लगातार अपने हित को देखते हुए नेपाल के साथ संबंध बेहतर कर रहे हैं, इसके लिए जो है लगातार नेपाल को जागृत करना चाहिए। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल जिसमें हम लोगों ने इंडिया और नेपाल के रिलेशनशिप को अच्छे से डिस्कस किया। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है, हाल ही में सितंबर 2015 में जो है एक मीडिएशन एक्ट 2023 पारित किया गया है, तो उसके क्या क्या विशेषताएं हैं इसी को हम लोग इस आर्टिकल में विस्तार से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो मध्यस्थता के लिए परिवर्तनकारी दृष्टिकोण अपनाना। तो मध्यस्थता अधिनियम 2023 को 15 सितंबर 2023 को भारत के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होने के बाद भारत के राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया। ठीक है, 15 सितंबर को ही ये लागू कर दिया गया, बिल जो है वो एक्ट बन गया। ठीक है, मीडिएशन एक्ट 2023। तो इस एक्ट का क्या उद्देश्य है, जैसे वाणिज्यिक और अन्य विवादों के समाधान के लिए संस्थागत मध्यस्थता को बढ़ावा देना। ठीक है, कॉमर्शियल और अन्य जितने भी डिस्प्यूट होते हैं उसके लिए जो है संस्थागत मध्यस्थता को बढ़ावा देना और सुविधा प्रदान करना। इसका उद्देश्य जो है वो सामुदायिक मध्यस्थता को प्रोत्साहित करना और ऑनलाइन मध्यस्थता को स्वीकार्य बनाना, और कॉस्ट इफेक्टिव, कम से कम जो है पैसे खर्च हो नागरिकों के मध्यस्थता कराने में। उसके बाद इसकी विशेषताओं को विस्तार से देख लेते हैं कि मध्यस्थता अधिनियम 2023 की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है। जैसे मध्यस्थता के माध्यम से विवादों का निपटान। अधिनियम के अनुसार व्यक्तियों को किसी भी अदालत या फिर न्यायाधिकरण में जाने से पहले मध्यस्थता के माध्यम से नागरिकों या फिर वाणिज्यिक विवादों को निपटाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कोर्ट कभी भी किसी के लिए भी सही नहीं होता है। कोर्ट को जो है हमें अपने अंतिम ऑप्शन के लिए रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मध्यस्थता में बहुत जल्दी जो है निर्णय आ जाता है, तो इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए, लाभ उठाना चाहिए जो भी विवाद होते हैं। ठीक है, उसके बाद मुकदमे पूर्व मध्यस्थता अधिनियम जो है वो विवाद के पक्ष को, भले ही उन्होंने मध्यस्थता समझौता निष्पादित किया हो, स्वेच्छा से और पारस्परिक रूप से किसी भी अदालत के समक्ष मुकदमा दायर करने या कार्रवाई शुरू करने से पहले अपने विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने की अनुमति देता है, और मुकदमे पूर्व मध्यस्थता को स्वैच्छिक बना देता है ये एक्ट। ठीक है, तो मध्यस्थता पूरा करने की समय अवधि क्या है, तो अधिनियम के तहत मध्यस्थता की कार्रवाई मध्यस्थता के समक्ष अपनी उपस्थिति की तारीख से लगभग 120 दिनों की, ठीक है, मात्र जो है 120 दिनों की अवधि के भीतर ही पूरी की जानी चाहिए, जिसे अधिकतम 60 दिनों की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। और वर्तमान में कोर्ट की स्थिति है, जैसे आप एक छोटा सा सिविल मामला भी दायर करते हैं जिसमें आप हर एक जगह सही भी है, फिर भी आपकी हियरिंग में ही कम से 2 से 2.5 साल लग जाते हैं। ठीक है, तो इतना ज्यादा समय से अगर बचना है तो कोर्ट में मामला जाने से पहले एक बार प्रयास करना चाहिए, दोनों पार्टी जो है वो एक बार मध्यस्थता कराने का प्रयास करें। ठीक है, जिससे कि अपने अतिरिक्त समय को बचाया जा सकता है और जल्द से जल्द जो है निर्णय प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद भारतीय मध्यस्थता परिषद की स्थापना, यह अधिनियम जो है वो भारतीय मध्यस्थ परिषद की स्थापना का प्रावधान करता है। इसके कार्यों में यह ध्यान रखेगा क्या क्या प्रावधान किया जाता है भारतीय मध्यस्थता परिषद का, तो मध्यस्थों को पंजीकरण कराना, मध्यस्थ सेवा के प्रदाताओं और मध्यस्थता संस्थानों को पहचानना भी शामिल होता है। ये सारे कार्य जो हैं वो भारतीय मध्यस्थता परिषद के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, उसके बाद मध्यस्थता के रूप में क्या क्या अनिवार्य है, तो अधिनियम का मेनली उद्देश्य जो है वो मध्यस्थता के 2 रूपों को नियंत्रित करना है, स्वैच्छिक और अनिवार्य। स्वैच्छिक हमारी मर्जी है
और अनिवार्य मतलब कि वो बाध्यकारी है, मैंडेटरी है, ठीक है। तो स्वैच्छिक मध्यस्थता वह है जहां एक लिखित मध्यस्थता समझौता के तहत पक्ष मध्यस्थता की मांग करते हैं। ऐसा समझौता या तो एक अनुबंध के हिस्से के रूप में हो सकता है या स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में हो सकता है। और एक अनिवार्य मध्यस्थता क्या होता है, जहां विवादों के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर पार्टियों पर अदालत या फिर न्यायाधिकरण के पास जाने से पहले मध्यस्थता कराने की कानूनी दायित्व होता है, ठीक है। तो ये दो तरह की मध्यस्थता कराने की बात की गई है इस एक्ट में, ठीक है। उसके बाद मध्यस्थता से बाहर रहे उसके बाद मध्यस्थता से बाहर रखे गए कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो मध्यस्थता से बाहर रखे गए क्षेत्रों में धोखाधड़ी के गंभीर आरोप, आपराधिक अपराध, ठीक है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के लिए आरक्षित पर्यावरणीय मामले और प्रतिस्पर्धा, दूरसंचार, प्रतिभूति और बिजली कानून और भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामले जो हैं मध्यस्थता अधिनियम से बाहर रखे गए। ध्यान रखिएगा, ठीक है। धोखाधड़ी हो गया, उसके बाद जो भी क्रिमिनल ऑफेंस हो या फिर एनजीटी पे कोई भी आरोप लगाया जा रहा हो, ठीक है, पर्यावरण से संबंधित, टेलीकॉम से संबंधित, प्रतिभूति से संबंधित, बिजली और भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामले जो हैं वो मध्यस्थता अधिनियम से बाहर रखे गए। मध्यस्थता के दौरान न्यायालय की क्या भूमिका होती है, तो यह अधिनियम किसी भी अदालत को पक्षों के बीच सिविल कार्रवाई से जुड़े या उससे उत्पन्न होने वाले समझौता योग्य या फिर वैवाहिक अपराधों से संबंधित किसी भी विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने से नहीं रोकता है। उसके बाद सामुदायिक मध्यस्थता की अवधारणा क्या है, तो किसी भी क्षेत्र या इलाके के निवासियों या परिवारों के बीच में शांति, सद्भाव और शांति को प्रभावित करने वाले विवादों की मध्यस्थता और निपटान संबंधी प्राधिकरण द्वारा नियुक्त मध्यस्थों के एक पैनल द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो इतने ज्यादा विशेषता थे मीडिएशन बिल 2023 के, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं मध्यस्थता क्या है और वैकल्पिक विवाद तंत्र क्या है। एडीआर मतलब कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। तो मध्यस्थता क्या है, तो मध्यस्थता एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है जिसमें पक्ष एक स्वतंत्र तीसरे व्यक्ति की सहायता से विवाद को निपटाने का प्रयास करता है। यह पार्टियों पर समाधान नहीं थोपता बल्कि एक अनुकूल वातावरण बनाता है जिसमें वे अपने विवादों को सुलझा सकता है। और मध्यस्थता प्रक्रिया जो है वो पार्टियों की पसंद पर निर्भर करता है और प्रक्रिया के कोई भी सख्त या बाध्यकारी नियम नहीं है, ठीक है। बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है मध्यस्थता अधिनियम, ठीक है। तो भारत में मध्यस्थता अधिनियम 2023 के अधिनियमन से पहले सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 89 द्वारा मध्यस्थता को वैध बनाया गया था, ठीक है। इससे पहले जो है मध्यस्थता अधिनियम 2023 को पारित होने से पहले जो है मध्यस्थता को सिविल प्रक्रिया अधिनियम 1908 के द्वारा वैध बनाया गया था। इसलिए इसको जो है एक चार्ट में दे दिया हूं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 तरह के जो होते हैं अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन होते हैं। यहाँ पे भी वही बात कहा गया है, आर्बिट्रेशन हो गया, कॉन्सिलेशन हो गया, नेगोशिएशन हो गया जिसको हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, मीडिएशन हो गया, ठीक है। उसके बाद कोलैबोरेटिव लॉज, इसमें एक 5वां लॉ निर्धारित किया गया है, तो जरूर ध्यान रखिएगा, वही चीजें हैं जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया। तो अब देख लेते हैं मध्यस्थता अधिनियम 2023 का क्या महत्व है। तो बड़ी संख्या में लंबित अदालती मामलों में कमी लाने के लिए जो है मध्यस्थता अधिनियम 2023 लाया गया है। यह अधिनियम प्रत्येक पक्ष को भारतीय अदालत में जाने से पहले मुकदमा पूर्व मध्यस्थता के माध्यम से अपने विवाद को निपटाने के लिए प्रेरित करता है, जिससे कि जो अदालत में लंबित मामले हैं उसकी संख्या कम किया जाए। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में 70,000 मामले लंबित है और उच्च न्यायालय में लगभग 60 लाख मामले लंबित हैं। तो इस बोझ को कम करने के लिए ही जो है इस तरह का उपाय अपनाया जा रहा है, मध्यस्थता अधिनियम 2023 को लाया गया है। उसके बाद वैकल्पिक विवाद समाधान क्यों लाया गया है, एडीआर को इसलिए मजबूत किया जा रहा है जिससे कि विधेयक पारंपरिक अदालत प्रणालियों के बाहर विवादों के त्वरित निपटान की सुविधा प्रदान कर सके, ठीक है, तुरंत जो है इन विवादों को निपटाया जा सके। और मध्यस्थता के परिणाम स्वरूप नागरिक, वाणिज्यिक, पारिवारिक और वैवाहिक मामलों में विवादों को सौहार्दपूर्ण तरीके से समाधान किया जा सके, व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा मिल सके। इस अधिनियम में अदालतों के माध्यम से मानक प्रक्रिया में देरी से बचने के लिए जो है देश की अर्थव्यवस्था और कारोबारी माहौल पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव डालने की क्षमता है, ठीक है, इसलिए जो है लाया गया है। दुनिया में मध्यस्थता के केंद्र के रूप में भारत का उदय हो रहा है, ठीक है। मध्यस्थता अधिनियम 2023 जो है भारत को विवाद अनुकूल क्षेत्राधिकार के रूप में वैश्विक मानचित्र पर स्थापित कर रहा है। यहाँ पे बहुत तेजी से विवादों को निपटाने में सक्षम हो पाएगा मध्यस्थता से, ठीक है। तो देश में शांति, कानून और सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। तेज जल्दी से जल्दी जो है विवाद का निपटान संभव होगा। मैक्सिमम 120 दिनों में कोई भी विवाद समाधान करने की बात की गई है मध्यस्थता अधिनियम के द्वारा, और मैक्सिमम जो है उसको 60 दिनों तक बढ़ाया जा सका है, मतलब कि मैक्सिमम 180 दिन तक।
जो है हर एक विवाद का निपटान करना जरूरी है मध्यस्थता के द्वारा। ठीक है, उसके बाद मध्यस्थता एक लागत प्रभावी तरीका है, यहाँ पे कम से कम पैसे खर्च होते हैं। ठीक है, जैसे कि मध्यस्थता एक लागत प्रभावी विवाद समाधान प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में प्रकाशित एक लेख के अनुसार कहा गया है कि बाहरी वकील के माध्यम से मध्यस्थता की अनुमानित लागत लगभग 7 लाख डॉलर है और अदालतों में जाने पर 3 से 5 वर्षों की अवधि में लगभग 2.5 मिलियन डॉलर की अनुमानित लागत है। देख सकते हैं कितना ज्यादा डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे समय भी कम लगता है और फीस भी कम लगता है। तो मध्यस्थता ने भारत में वाणिज्यिक मध्यस्थता के समान अस्तित्व प्रदान किए हैं। ठीक है, इसलिए जो है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे आने वाले न्याय प्रक्रिया के लिए। तो मध्यस्थता पर सिंगापुर कन्वेंशन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को भी पूरा करता है कि सिंगापुर कन्वेंशन में जो है भारत ने कहा था कि हम मध्यस्थता को और बेहतर तरीके से कानूनी रूप से मजबूत करेंगे। भारत मध्यस्थता पर सिंगापुर कन्वेंशन, अंतर्राष्ट्रीय निपटान एवं संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का एक हस्ताक्षर करता है और यह अधिनियम जो है वो सिंगापुर कन्वेंशन की पूर्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। ये जो आर्टिकल है इसमें लिविंग रिलेशनशिप के बारे में है। अभी हाल ही में जो है एक मुस्लिम महिला जो है अपने पति के जीवित रहते हुए, तलाक भी नहीं हुआ, फिर भी जो है वो दूसरे पुरुष के साथ संबंध बनाती है और बहुत लंबे समय तक रहती है। तो ये अपने फंडामेंटल राइट का यहाँ पे दावा करती है। ठीक है, इसी के लिए जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल में निर्णय दिया है कि एक मुस्लिम जो है वो लिव इन रिलेशनशिप में अपने अधिकारों का दावा नहीं कर सकता है जब उसका जीवन साथी जिंदा हो, तलाक भी नहीं हुआ। ठीक है, वही बात जो है इस आर्टिकल में कहा जाता है। इसी में आगे कहा जाता है, यह बात कहा गया है इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसी में आगे कहा जाता है कि रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए इस तरह के रिश्ते को इस्लाम के सिद्धांत के खिलाफ बताया गया है। और देख सकते हैं ऑलरेडी जो है इस महिला के माता पिता ने जिस पुरुष के साथ वो अवैध रूप से रह रही थी लंबे समय से, उस पर एक अपहरण का भी केस दर्ज किया गया है। तो क्या है पूरा मामला? तो इसमें क्लियर कहा जाता है कि जोड़े ने अदालत को बताया कि वे लिव इन रिलेशनशिप में व्यस्त हैं और उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के तहत सुरक्षा मांगी। हालांकि न्यायाधीशों ने कहा कि इस्लामिक सिद्धांत जीवित विवाह के दौरान लिव इन रिलेशनशिप की अनुमति नहीं देता है। ठीक है, अदालत ने कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संवैधानिक संरक्षण ऐसे अधिकार को बिना किसी सहायता के समर्थन नहीं कर सकता है। ठीक है, यह पूरा का पूरा मामला। जितने भी अभी तक मामले आए हैं रिलेशनशिप में, जो भी लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं लोग, अगर वो एडल्ट हैं, ठीक है, और शादी नहीं हुआ, तब तो उसको लीगलाइज कर दिया जाता है, वैलिड मान लिया जाता है लिव इन रिलेशनशिप को। अगर उसका बच्चा हो गया, संतान उत्पन्न हो गया, तब तो उसे एक वैवाहिक जीवन के रूप में ही मान्यता मिलती है। लेकिन अगर कोई शादीशुदा है, उसका तलाक भी नहीं हुआ, उसका पति का भी मृत्यु नहीं हुआ, तब इसे अवैध रूप से देखा जाता है। ठीक है, इसलिए जो है भारतीय दंड संहिता की धारा 494 और 495 के तहत द्वि विवाह का अपराधी होगा। ठीक है, यहाँ पे इसलिए जो है इस तरह के कार्य जो है वो अपराध की श्रेणी में आते हैं। तो कोर्ट ने क्या कहा है? तो भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो सीधे तौर पर लिव इन रिलेशनशिप को संबोधित करता है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि एक पुरुष और एक महिला एक साथ रहना जीवन के अधिकार का हिस्सा है। ठीक है, इसलिए लिव इन रिलेशनशिप अब अपराध नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने विभिन्न निर्णयों में कहा है कि एक पुरुष और एक महिला लंबे समय तक अगर पति पत्नी की तरह रहते हैं और उनके बच्चे भी होते हैं, तो न्यायपालिका यह मान लेगी कि दोनों विवाहित थे और कानून समान रूप से दोनों के लिए वैलिड होगा, तो उन पर और उनके संबंधों पर लागू होता है। और लिव इन रिलेशनशिप की अवधारणा को आगे कहा गया है कि पायल शर्मा बनाम नारी निकेतन मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा मान्यता दी गई थी, जहां न्यायाधीशों ने महसूस किया कि एक पुरुष और महिला बिना शादी किए भी अगर चाहें तो एक साथ रह सकते हैं। इसे समाज द्वारा अनैतिक माना जा सकता है, लेकिन यह अवैध नहीं है। ठीक है, क्लियर कहा जाता है इसे अनैतिक माना जा सकता है। तो कानून और नैतिकता में अंतर होता है, यही निर्णय दिया गया है। ठीक है, तो ये थे आज के द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो हमने डिस्कस किए। कैसा लगा आज का डिस्कशन, प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को